How genetic factors are influencing it, antigenicity. If animal A is raised in a separate environment, in a different environment, अब इसमें सब कंडीशन आ गए, टेम्परेचर, वहाँ का सॉइल कंडीशन, वातावरण में चारों बगल उसके कीटाणु विषाणु अलग तरह के होंगे, और उसी स्पीसीज का सेम एनिमल भी इज रेज्ड इन ए डिफरेंट एनवायरमेंट, different environment. Okay, so now you know that T cell receptor बनना शुरू हो जाता है थाइमस में, उसका प्रोसेसिंग होगा, और बी के केस में कहाँ हो रहा था, स्प्लीन में, और यहाँ थाइमस में। किसका? स्प्लीन में तो स्क्रीनिंग हो रहा है ना, VDJ रिकॉम्बिनेशन, और उसके बाद आपका कांस्टेंट रीजन के साथ ये रिकॉम्बिनेशन इज हैपनिंग। सो सेम स्पीसीज के भी मेंबर डिफरेंट एनवायरनमेंट में पले बढ़े हों तो उनके अंदर ये जीन का रिकॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। अब जो पोटेंट एंटीजन गया, जिसके अंदर क्षमता है एंटीजेनिसिटी काउज करने की, these two individuals may react differently to this antigen. Okay? हो सकता है कि एनिमल ए जो ज्यादा खुले वातावरण में पला बढ़ा है वह इस पोटेंट एंटीजन के साथ इफेक्टिवली कॉम्बैट करे और उसके बाद में इसको एलिमिनेट आउट कर दे। इम्यून रिस्पॉन्स इसमें बहुत अच्छा हो। अच्छा हो कहने का मतलब इस एंटीजेनिक चैलेंज को, इसके ऊपर चैलेंजेज हैं, बहुत सारे एपिटोप्स हैं, एंड टू दोज एपिटोप्स इसके पास भी अपना डिफरेंट एपिटोप्स के अगेंस्ट डिफरेंट इसका रिसेप्टर्स डेवलप्ड टी सेल के ऊपर, टी हेल्पर सेल के ऊपर, और इसके पास ये एसी में पला बढ़ा, धूल मिट्टी से बचा के रखा गया पर्सन बी को, और सेम तरह का एंटीजेनिक चैलेंज जब आ गया, बाद में बड़ा हो गया, अब ये 20 इयर्स का हो गया, दुनिया बदल गई, अब एक्सपोजर हो गया, तो दिस विल गिव ए फाइट टू this antigen, but this may succumb to that antigenic challenge, this person. Therefore nowadays hygiene theory is given. उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, कि जितना साफ सुथरा रहेगा, जितना मिट्टी में लौटेगा बच्चा, उतना ही ज्यादा वो बीमारियों से लड़ने के लिए पावरफुल हो जाएगा, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो जेनेटिक फैक्टर्स बेसिकली ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही जेनेटिक फैक्टर्स को ड्राइव कर रहे हैं। V के कितने वेरिएबल रीजन्स हैं, D के, J के, C के, क्योंकि सेम स्पीसीज है तो पर्सन ए के पास भी उतना ही था स्टार्टिंग मटेरियल बाय बर्थ, इसके पास भी उतना ही है। ओके, अब जिसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उसमें ज्यादा रिसेप्टर डाइवर्सिटी डेवलप होगी, हो सकती है। आ रहा समझ में? हेलो, Yes, sir.
age of the animal will also influence immunogenicity. अगर जैसे if this is the lifespan of that animal, then at the terminal end, यानी बच्चा में और बूढ़ा में भी इसका इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा चैलेंज रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा. Immune system function is diminished, is present with its diminished ability. Okay. Ability to respond or give an immune response against an immunogen. तो आप यही लिखोगे. एज कैसे है? वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड. वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड ones have diminished ability to elicit immune response in response to an immunogen. Okay, that's all. किसी को प्रॉब्लम है एज में? और this period of his lifetime he will enjoy with its full potential of immune system. In this one. Next. एज हो गया. Then dose. Dose also affects. Dose of antigen. अगर antigen has given in small quantities compared with the antigen given in the large quantities to the different members or the same members, different members of the same species, age and sex matched, okay, then the immune response will be higher in this one, in which antigen administered antigens dose is higher. Actually, the dose should be optimal. Different antigens have different range of their optimal doses. Beyond that, less than that, or more than that, the response is not optimal. So that's why this is the optimal dose. In the range of the optimal dose, below इससे कम और खूब ज्यादा भी दे दिए तो भी नहीं होगा heightened response. At the optimal dose only, antigen shows highest immunogenicity. Is this clear? Hello. Yes, sir. क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दे रहा है.
एग्जांपल है में कैसा है, ये इतना देना चाहिए। आवाज नहीं आ रही। सर ऑप्टिमम ऑप्टिमम का कुछ होता है क्या क्वांटिटी, कितना होना चाहिए डोज? डिफरेंट ये कोई ऐसे सर इसका कोई एग्जांपल है सर? देखो, एंटीजन जो है बहुत ही कम मात्रा में ही इफेक्टिव होता है जनरली, लेकिन वो जो बहुत कम है उससे भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत कम का कहने का क्या मतलब है, इफ यू हैव one, suppose imagine 1 milliliter of pure substance, if you dissolve it in suppose 10 ml or not 10 ml, yeah, 9 ml of distilled water or pure water, it will be 1 to 10 serially diluted. अब इसमें से you take 1 ml and again you mix it in 10 milliliter of pure water, and that will be 1:100 diluted. Again you take 1 milliliter from 1:100 diluted sample, and then again you mix it with 10 ml, then that will become 1:1000. So like this you can, आप बना सकते हो कम से कम कंसंट्रेशन का भी solution, and in that solution this antigen will be present. ठीक है? To give rise to an effective immune response, थोड़ा सा ही एंटीजन काफी है, थोड़ा सा ही सांप का जहर काफी है। ओके, बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती। जो सांप का जहर जो बोले मतलब हिमेटोटॉक्सिक जो स्नैक्स हैं वो इसी तरह करते हैं। न्यूरोटॉक्सिक भी कम ही, मतलब उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हम है वो मतलब थोड़ा सा ही एंटीजन इज सफिशिएंट टू give rise to an effective immune response, but even lesser than that concentration will not be effective, तो वो फिर नगण्य माना जाएगा। अब इसी को सपोज करो 1:1000 से हम 1 ml लेके if you mix in 1000 ml of pure water, तो ये ऑलरेडी 1:1000 था, इसको फिर 1:1000 कर दिए, तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये हो गया 1:million। ओके, तो ऑप्टिमल डोज से ज्यादा और ऑप्टिमल डोज से कम कंसंट्रेशन रहने पर इम्यूनोजेनिसिटी भी कम हो जाएगी। ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी ऑप्टिमल डोज पर ही मिलेगी। ठीक है, इसीलिए वैक्सीन का ऑप्टिमल डोज लेने कहा जाता है। ऑप्टिमल डोज इज डिफरेंट, वैक्सीन का डिफरेंट है। जैसे अभी कोविड का वैक्सीन लिए हो गए आप लोग, वह ऑप्टिमल डोज में साइंटिस्ट ने सरकार को बताया, सरकार ने क्लिनिशियन को बताया, क्लिनिशियन ने नर्स को बताया, वो उसने अब वो कर रहे हैं उसी हिसाब से। क्या पूछना था और इसमें? एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, स्पेसिफिक नंबर्स मुझे याद नहीं है किसका कितना मात्रा ऑप्टिमल डोज है। डिफरेंट कितना तरह के वैक्सीन हैं, तो उन सब का ऑप्टिमल डोज भी अलग अलग है। ठीक है, पल्स पोलियो से लेके कोरोना तक जितना भी सैकड़ों हजारों तरह के वैक्सीन हैं,
Any problem anywhere? Anybody? No, sir. Good. Route of administration. इस रूट से वह बॉडी में एंटर हुआ. That one is also important. क्यों? क्योंकि that route will determine where this antigen is going first. The popular ones that you know are intradermal, intramuscular, intravenous. Okay. Intramuscular के बारे में तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा. What it has effect on the immunogenicity, but intradermal and intravenous जो है इंट्राडर्मल का ज्यादा है, इंट्रावेनस का कम है. If you administer the same antigen by different routes, these two different routes, but then the antigen given intradermally or subcutaneous, that will give you more immune response compared with the route intravenous route. समझ रहे हो? ये सब कंसेप्ट याद हो रहा है जब बता रहे हैं तो. डोज में क्या कंसेप्ट था? ऑप्टिमल. एज में क्या था? टर्मिनल एंड पर कम है, वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड, बीच में ज्यादा है. जेनेटिक फैक्टर्स, सेम पर्सन इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स may show different level of same person, same members of same different members of same species raised in different environment will have different levels of immunogenicity against a particular type of antigen. Photospecificity ये भी रूल बता दी. स्पीसीज, प्रेजेंस ऑफ, ये सब का नियम जान नहीं रहे हो. फिजिकल फॉर्म में soluble ones will give less and native ones will give less. Denatured and particulate ones will give you more. ठीक है, तो ये सब, तो इसका वजह क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Why subcutaneous is better than intravenous or intragastric routes? क्योंकि इंट्रावीनस से दिया हुआ सब्सटेंस डायरेक्टली सर्कुलेशन में चला गया. इट हैज गॉन डायरेक्टली टू ब्लड सर्कुलेशन. और इंट्राडर्मली it has not gone directly to the blood circulation, but you have given it to the tissues, subcutaneous, त्वचा के ठीक नीचे छोटी सी सुई से. तो it has gone to the tissues. टिश्यू में जाने के बाद आपको पता है कहाँ जाएगा फिर एंटीजन, क्योंकि एंटीजन तो फॉरेन है. तो एंटीजन विल बी टेकन अप, and this antigen is having immunogenicity, it is having a large molecular mass, so it will be taken up by the macrophages present beneath the skin, and then it will be processed. तो इसमें APC का रोल है. ठीक. So it
processed and then it will go to the lymph node. तो क्या हुआ इसका रूट, एंटीजन आया त्वचा के अंदर, it has taken up by the macrophages and the macrophages has done its procedure, पूरा phagocytosis करने के बाद it has presented the antigen. Now the APC will go to lymph node, and there in the lymph node एक B cell का region है, एक T cell का region, and this APC will give the exposure of this processed antigen to both. तो सबडर्मली अगर दिए इंजेक्शन तो by this route antigen is treated. तो इस रूट से ट्रीट होने पर एंटीजन को प्रॉपरली मिल गया उसको एक्सपोजर, थोड़ा टाइम भी लगा लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स इसमें तगड़ा मिला, इसीलिए आप देखे होंगे। और हाँ, आईएम का भी सेम ही होगा क्योंकि इंट्रामस्कुलर इज आल्सो नॉट गोइंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड, लेकिन इससे थोड़ा कम होगा, सबडर्मल से होना चाहिए। तो आप ध्यान दिए होंगे कि वैक्सीन जो आपको दिया जाता है वो आपको सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है ज्यादातर, ठीक है, नस में नहीं दी गई होगी। आपको कोरोना की सुई लगी है? Yes, sir. Adjuvants. Adjuvants are not antigens. These are not antigens. Haptens were part of the antigen or incomplete antigen. But adjuvant को नहीं कर सकते part of the antigen. These are enhancers. They enhance the immune response. So if that antigen is presented with adjuvants, suitable adjuvants, if the antigen is presented with adjuvant, then it will give heightened immune response. And if this antigen is alone, this will not give heightened immune response. Okay. How the presence of adjuvant is affecting? समझ में आ रहा है? सिंपल है। अगर एडजुवांट रहेगा, आप लोग सो गए हो क्या? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. तो एडजुवांट के बारे में बता चुके हैं ना? These are the enhancers of the Yes, sir. immune response. If they are presented with suitable antigen, then that antigenicity of that antigen increases dramatically by 10-fold or 100-fold, 1,000-fold. It can be increased. Amplify कर दिया एंटीजन के इम्यूनोजेनिसिटी को एडजुवांट का प्रेजेंस। और ये सिंपल मॉलिक्यूल है, स्मॉल सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलर एडजुवांट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। थ्राइस है कि ट्वाइस है, आई एम कंफ्यूज्ड, लेकिन आप वर्ड्स में लिख लो एल्यूमिनियम। ये चेक कर लेना है इसका केमिकल फॉर्मूला, एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड। ओके, बट पहले तो इसलिए इसका प्रचलन बढ़ा वैक्सीन में यूज करने का। या बट इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि दिस गिव्स, क्योंकि अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट्स हैं इसके जो हम नहीं चाहेंगे कि हो, जैसे वैक्सीन लगने के बाद बुखार का आना और इन्फ्लामेशन का होना ज्यादा, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। होना, this is seen. Okay, because adjuvant heightens the immune response. As a result of that heightened immune response, heightened inflammation also is observed, and inflammation is associated with temperature, so you see fever also. Okay, that is why the use of adjuvant is use of adjuvants are very limited nowadays because we see undesirable side effects. तो इम्यून रेस्पॉन्स को तो, लेकिन दो धारी तलवार है एक तरह से। वैक्सीन ज्यादा कारगर होगा अगर उसमें हम वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन है उसको एडजुवांट के साथ मिक्स कर दें, तो लेकिन फिर साइड इफेक्ट बढ़ जा रहा है। और एंटीजन एलोन will give you poor result and less side effects. So one has to choose wisely और बैलेंस करना पड़ेगा कहाँ उसको चाहिए। साइड इफेक्ट ज्यादा होगा बट एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी इसमें बहुत ज्यादा होगा। एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स सीक्रेटेड एंटीबॉडी जब बनने लग गए एंटीजन के अगेंस्ट, दैट मीन्स प्लाज्मा सेल आ चुका है उसमें। और प्लाज्मा सेल आ गया है वैक्सीन का, तो दिस वैक्सीन इज ऑलरेडी टेस्टेड, फॉर्मुलेटेड, और बहुत तरह के मॉडल सिस्टम में, एनिमल मॉडल सिस्टम में उसको देखा गया है, इट हैज बीन टेस्टेड। तो उसका मेमोरी सेल भी जनरेट होगा एंड दैट मेमोरी सेल is having a long span of life span. तो वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो भी लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक रहेगा। Okay, so like this adjuvants are influencing immunogenicity. Okay students, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ गए सब? yes, ठीक है, ये समझ गया। तो यही है फैक्टर्स which are responsible for antigenicity and immunogenicity. 1 दर्जन फैक्टर्स हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो we will see it in the next class.